हाय फ्रेंड्स, आज भारत ने चांद को छू लिया है। आप सबों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा टॉपिक है आज का ब्रिक्स पार्ट 2। इधर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में चल रहा है और उधर दूर बैठे यूरोप और अमेरिका आंख गड़ाए देख रहे हैं, सांस रोके देख रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, बेचैन हो रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको क्या परेशानी हो गई? परेशानी ये है कि आज तक की सबसे बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। ब्रिक्स के रूप में बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो गई है। ये ब्रिक्स में 5 बड़े बड़े देश एक साथ आ गए हैं उनके खिलाफ। वो रूस हैं, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। इसमें से रूस अकेले काफ़ी है या चाइना अकेले काफ़ी है जो शेर पर सवा शेर है। ऊपर से 3 और मिल गए हैं और तीनों में भी भारत जैसा मुल्क, साउथ अफ्रीका जैसा, ब्राज़ील जैसा। ये पांचों का मिलना ही उनके सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी तरफ तीसरी दुनिया जो कि ग्लोबल साउथ कहलाता है आजकल, ये सारे गरीब मुल्क रहे हैं। सदियों से इन्हीं यूरोप और अमेरिका से सताए हुए हैं। उन सब का आशीर्वाद इन पांचों के साथ है, सहानुभूति इन पांचों के साथ है। ये बड़ा कारण है उनके परेशान होने का। अब ये जो पांचों मुल्क हैं ये बड़ी ताकत बन गए हैं धीरे धीरे। ये पांचों मिला करके पूरी दुनिया का 26% जीडीपी इनके हाथ में है। अगर पॉपुलेशन वाइज जाइए देखिए तो करीब 42%, 42% पॉपुलेशन इन पांचों के साथ है। और एरिया भी 27% है। ऐसा लगता है कि ये लगभग बराबरी का टक्कर दे रहे हैं वो यूरोप अमेरिका के पश्चिमी देशों को। ये अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देश भी ये G7 में एकजुट खड़े हैं। वो भी कम नहीं हैं, लगभग बराबरी पर खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि बराबरी का टक्कर है। वो भी करीब करीब 35% पूरी दुनिया का जीडीपी अपने हाथ में रखा है उन्होंने, अंदाज कीजिए। लेकिन परेशानी वहाँ है कि सिर्फ 10% पूरी दुनिया की ज़मीन उनके हाथ में है, टेरिटरी एरिया। ये 10% लोग 90% पर सदियों से राज करते हुए आ रहे हैं। यही थर्ड वर्ल्ड की दुनिया के देशों की बेबसी है और परेशानी का कारण रहा है। इसी कारण से वे समर्थन दे रहे हैं ब्रिक्स को कि आगे बढ़िए और लड़िए इनके साथ। इसीलिए पश्चिमी दुनिया बेचैन हो रही है। यही सब चुनौतियाँ हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि संभव है कि 40 देश और इसके सदस्य बन जाए और 40 में भी सऊदी अरबिया भी होंगे। ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी रहेंगे, ईरान भी होगा, इजिप्ट भी होगा। तो समझिए ये अगर सारे मिल गए तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये हालत हो गई है। इसी कारण से ये बेचैन हो रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है, ये ब्रिक्स जो है वो कॉमन करेंसी बना रहा है। ये डॉलर के लिए चुनौतियां हैं। डॉलर को ये बंद कर देंगे और कॉमन करेंसी सामने आ जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए पूरी दुनिया में। और ऐसा अगर हुआ तब तो और भी परेशानी बढ़ेगी। ये जो दादागिरी कर रहे हैं, जैसे रसिया पर सैंक्शन लगा दिया, कभी ईरान पर सैंक्शन लगा दिया, कभी चाइना पर लगा दिया, कभी कहीं कभी कहीं, ये इनकी मर्जी है किस पर प्रतिबंध लगा देंगे। और सैंक्शन के जड़ में है यही डॉलर। अगर डॉलर ही ख़त्म हो गया तो सैंक्शन भी ख़त्म और दादागिरी भी ख़त्म। ये सारी परेशानियां होने वाली है। ये सारे जियो पॉलिटिकल चुनौतियां हैं उनके सामने। और दूसरी चुनौती है इकोनॉमिक फाइनेंशियल चुनौतियाँ। फाइनेंशियल चुनौतियाँ उससे भी कहीं बड़ी है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये कॉमन करेंसी आ गई ब्रिक्स की तो समझिए कहीं अंत नहीं है इनका। इतना बड़ा इन पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक असर पड़ेगा, आर्थिक इम्पैक्ट होगा कि सांस लेने में भी परेशानी हो जाएगी इनको। देखिए कहाँ कहाँ असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इस पर असर होगा। एनर्जी एंड कमोडिटी मार्केट, इस पर असर होगा। बैंक एंड फाइनेंस, ट्रेवल एंड टूरिज्म, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी गुड्स एंड रिटेल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी एंड फिन टेक्नोलॉजी, फिर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम।
इतनी सारी चीज़ों पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है अगर कहीं डॉलर ख़त्म हो गया तब। और ये सारे सेक्टर जो हैं डॉलर से ही लिंक किए हुए हैं और पूरी दुनिया में डॉलर के थ्रू ही ये ऑपरेट भी हो रहे हैं। अगर डॉलर हट गया ये सारी परेशानी बढ़ने वाली है और संकट का कहीं अंत नहीं होने वाला है। ऐसे भी डॉलर 59% पर चल रहा है आजकल, 41% पर लोकल करेंसी काम कर रहा है। और कहीं ये जो है कॉमन करेंसी ब्रिक्स का आ गया, मान लिया देर से भी आया, 10 वर्ष से भी। इस बीच में जो ये सारे मुल्क हैं इन्होंने तय किया है कि हम लोकल करेंसी, नेशनल करेंसी में आपस में व्यापार करेंगे। तो चाहे देर से आवे कॉमन करेंसी या अभी आ जाए, परेशानी बढ़ने ही वाली है इसकी, ये बिल्कुल तय है। ऐसा ही हुआ तो संभावना ये भी है कि अमेरिका जैसे धनवान देशों की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह टर्मोइल कर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ये प्राइस जो है, सामानों के भाव, प्राइस ऑफ द गुड्स, ये आकाश छूने लगेंगे। इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि हाइपर इन्फ्लेशन कहलाएगा, ये संभावना है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एक और है, वो है वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका शीर्ष पर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर। ये कहा जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड है अभी, और कहीं ऐसे धक्के खाते गए यूनिपोलर, बाइपोलर और फिर मल्टीपोलर में हो जाएंगे, कहीं मल्टीपोलर से ही दूर न फेंका जाए। ये सारी संभावनाएं हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अब रही बात, ये तो हुई अमेरिका की चुनौतियाँ, लेकिन ये ब्रिक्स की भी कम चुनौतियाँ नहीं हैं। अब देखिए, ब्रिक्स का एक हिस्सा है, उसका ऑर्गन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एक बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया भागी हुई आ रही है यहाँ ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स में, पूरे थर्ड वर्ल्ड के, क्योंकि ब्रिक्स में एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। कुछ पैसे हैं जो ये बैंक अलग करके रखता है वैसे लोगों के लिए जो जिन्हें इमरजेंसी में चाहिए और तुरंत पेमेंट कर सकता है। ये सुविधा न इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में है न वर्ल्ड बैंक में है। लेकिन आज ही अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया है कि हम वर्ल्ड बैंक में भी और IMF में भी सुधार करेंगे। कहीं यही सुविधा उधर भी दे दिया तो इनकी चुनौती बनी रह जाएगी, लोग उतने भागे हुए नहीं आ सकते हैं इधर। और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि टू कीपिंग द टीम टुगेदर, ये पांचों के एक साथ रखना ये बड़ी चुनौती है। वो पांचों में से कौन है? चाइना भी है और भारत भी एक ही साथ है। ये सीमा पर तो लड़ते ही हैं और रीजनल राइवलरी भी है इनकी। चाइना इनसर्किल कर रहा है पूरे भारत को, पाकिस्तान को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ अगर इतना आपस में झगड़ा करेंगे तो वहाँ जाके साथ कैसे रह पाएंगे? सीमा पर अगर शांति नहीं तो ये ब्रिक्स में फिर एकता कैसे बनाए रखेंगे? ये बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात है कि नॉन अलाइनमेंट, ये ब्रिक्स में अलाइंड होकर के नॉन अलाइंड कैसे रहेंगे? इनके पास जो है स्ट्रेटजिक बैलेंस कैसे रहेगा? इक्वी डिस्टेंस कैसे बना पाएंगे? ये सारी चुनौती हैं। ब्राज़ील सेंट्रल अमेरिका का देश है, अमेरिका के पास का ही है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया में। वो नहीं चाहेगा कि पश्चिमी दुनिया से हम संबंध खराब कर लें। साउथ अफ्रीका की भी अपनी पहचान है, वो भी चाहेगा कि हम उनके साथ रहें, दोनों के साथ रहें। तो ये सारे भारत हों, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे साउथ अफ्रीका, ये पूरे मन से कभी हो ही नहीं सकते हैं ब्रिक्स में। नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। तो फिर अकेले पड़ जाएंगे चाइना और रसिया। हो सकता है थर्ड वर्ल्ड भी इनके साथ ना रहे, क्योंकि भारत, ये सारे मुल्क साउथ अफ्रीका से निकल जाएंगे। अब तो ये परेशानी है। अब दूसरी बात एक और है कि ये जो करेंसी है, कॉमन करेंसी का सपना देख रहे हैं, ये सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, संभावना भी है कि हो जाए, भले 10 साल टाइम लगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो पूरा करना जरूरी है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो कभी भी कॉमन करेंसी दुनिया की करेंसी नहीं बन सकती है, दुनिया की ट्रांजैक्शन की करेंसी नहीं बन सकती है। ये क्या शर्तें हैं? इसको कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। देखिए, प्री रिक्विजिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्टेबल स्टोर वैल्यू होना चाहिए, वाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इजी कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ मेजर इकोनॉमी होना चाहिए। मेजर इकोनॉमी कहाँ है? उसके बाद फिर है
स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, क्या भरोसा, चाइना आज यहाँ है कल किधर चला जाएगा। पहले रसिया के साथ था, चला गया अमेरिका के साथ, फिर अमेरिका से छोड़ के रसिया के साथ आया है। आज कम्युनिज्म है, कल वहाँ भी कम्युनिज्म समाप्त हो जाए सोवियत रसा की तरह। ये स्टेबिलिटी, फिर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, पूरी दुनिया का विश्वास आप पर होना चाहिए। लिक्विडिटी होनी चाहिए, हाथ में पैसा उतना है। फिर रॉबस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक्सचेंज रेट रिजीम होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, स्विफ्ट होना चाहिए, फेट होना चाहिए, BCBS होना चाहिए और BIS होना चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है। ये अगर सतत प्रयास करेंगे और एकजुट रह पाएंगे पांचों, फिर ये कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये सारी चुनौतियां हैं। अब आइए एनालिसिस पर। एनालिसिस में पहला एनालिसिस ये है कि ये पांचों में से अकेला चाइना है जो लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ चाइना का है। 2009 में $6 ट्रिलियन के पास था और आज बढ़कर के $22 ट्रिलियन हो चुका है। और इस कारण से, चाइना के कारण से ही ब्रिक्स का नाम हुआ है। ब्रिक्स महत्वपूर्ण बना है, लेकिन चाइना खतरा भी है, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा पैसा दिया। पैसा के बल पर ही IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर रखा है वाशिंगटन में, जैसे मन वैसे चलाता है। यहाँ भी ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में ही है, सिर्फ पैसे के ही बल पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की तरह चाइना भी बिहेव करने लगेगा बाकी दुनिया के साथ। तो अमेरिका गया, चाइना आया, क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात है। और दूसरी बात एक और है कि ये जो रसिया का जो संकट है यूक्रेन वॉर के बाद से, तो ये ब्रिक्स की बड़ी परीक्षा हुई है। रसिया के साथ खड़ा रहा चारों देश। यूनाइटेड नेशन में कंडेम नहीं किया पश्चिमी दुनिया के कहने पर, और इंडिया ने इतना व्यापार बढ़ा दिया कि आज तक इतिहास में इतना व्यापार रसिया के साथ हुआ ही नहीं। और ब्राज़ील ने भी डिसाइड कर दिया कि हम फर्टिलाइजर सिर्फ रसिया से ही खरीदेंगे। इसलिए रसिया अकेला नहीं रहा, और ये सबसे बड़ी परीक्षा थी ब्रिक्स की, जिसमें ये लोग पास हो गए। और रही बात एक्सपेंशन की, बड़ी तेज़ी से ये एक्सपेंशन इसका हो रहा है। अभी तो 5 ही हैं, आज ही 15 देश ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। हालांकि उसका डिक्लेयर नहीं किया, 1 सप्ताह लगेगा, फॉर्मेलिटीज बन के ज्वाइन कर लिया है। संभावना ये भी है 40 देश इसके सदस्य बन जाएं, और उस 40 देशों में बड़े बड़े देश भी अगर आगे साथ में, तो ये परेशानी कारण तो है ही अमेरिका सबके लिए, लेकिन ये चुनौती बन के खड़ी रहेगी। तो ये थर्ड वर्ल्ड दुनिया जो है उसका आशीर्वाद और उनकी सहानुभूति इसके साथ है। लेकिन सैंक्शन जो रसिया पर लगाया था, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उल्टा पड़ गया अमेरिका के लिए। रसिया पर उसने लगाया, पूरी दुनिया का सहानुभूति रसिया के साथ हो गया, व्यापार रसिया के साथ बढ़ गया, हर तरह का मदद रसिया को देना शुरू कर दिया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। ये सारी उल्टी बातें सामने आ गई ना। तो जो तबाह करना चाहते थे सैंक्शन से रसिया को, उल्टा रसिया मजबूत होता चला गया। अच्छा, फिर एक और बात है, ये जो ब्राज़ील और जो बड़े मुल्क हैं, इनकी राइवलरी का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये फ़ायदा भी हो सकता है कि पश्चिमी दुनिया कुछ सुधार करे अपने में, वर्ल्ड बैंक में सुधार करे, यूनाइटेड नेशन में सुधार करे, IMF में सुधार करे, अपने चाल चलन में सुधार करे, हेजमोनी में सुधार करे, क्योंकि अभी एक विरोधी सामने, मजबूत विरोधी सामने खड़ा है। जब भी अन्याय का प्रतिकार होता है, और तो प्रतिकार सामने वाले अगर खड़े हैं, तो स्वाभाविक है अन्याय भी कम होगा, ऐसी संभावना रहती है। अब जहाँ तक है चाइना का, चाइना तो आगे बढ़ चुका है, लीड कर रहा है, लेकिन रसिया परेशान हो रहा है। कल तक तो रसिया था सबसे आगे, आज चाइना उसको पीछे छोड़ रहा है। दोनों साथ है, लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि चाइना उसको लीड करे, ये परेशानी है। रही बात भारत की, तो भारत के डिप्लोमेसी की भी परीक्षा है अभी, कैसे दोनों के बीच में अपने को संतुलित बना के रख सके। संभावना है कि भारत इसमें सफल होगा, और यही उम्मीद भी हम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।